हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। हमने पढ़ा था इंग्लिश में, हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में मैट्रिक्स को बोला जाता है आव्यूह और डिटर्मिनेंट को बोला जाता है सारणिक। तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से आव्यूह, जिसे मैट्रिक्स हिंदी में भी कई जगह मैट्रिक्स भी बोला जाता है। डेफिनेशन में इसके लिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे। डेफिनेशन मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता क्या है? mn mn संख्याओं की mn संख्याओं की आयताकार व्यवस्था, आयताकार व्यवस्था, आयताकार व्यवस्था जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो m क्रॉस n कोटि की आव्यूह कहलाती है। m क्रॉस n कोटि की आव्यूह कहलाती है। देखो हमने क्या बोला, एक आयताकार व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए? m पंक्तियां और n स्तंभ। संख्याएं क्या बोली हमने? mn। अब देखो सबसे पहली बात, जो ये संख्याएं होंगी ना, ये क्या क्या हो सकती हैं? संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो सकती है? कॉम्प्लेक्स, मतलब सम्मिश्र संख्याएं, रियल या कॉम्प्लेक्स, कैसी भी ये संख्याएं हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आगे बात करते हैं। ये तो डेफिनेशन हुई। हम देखेंगे मैट्रिक्स बनेगा कैसे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाएगा। सबसे पहले जो कोष्टक रिप्रेजेंट करने के लिए आव्यूह को यूज किए जाते हैं वो है आपके इस टाइप का कोष्टक होगा, या फिर आप ऐसे किसी कोष्टक से आव्यूह को प्रदर्शित कर सकते हैं। आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए दोनों में से कोई भी एक कोष्टक यूज किया जाएगा। तीसरा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों का, बड़े अक्षरों का यूज करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का यूज होता है। अगली बात करूं मैं, एक देखो, एक आपको आव्यूह लिखना है, एक आव्यूह लिख रहा हूं मैं ए, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर हमें लेना है m क्रॉस n, पंक्तियों की संख्या m, स्तंभों की संख्या n। देखो पंक्तियां बनानी है, पंक्तियां कैसे होंगी आपकी? पंक्तियां ऐसे काउंट किया जाता है क्या पंक्तियों को? 1 2 3 कितनी होनी चाहिए? m। ये पहली पंक्ति होगी, इसे बोल देता हूँ रो 1, रो 2, रो 3, और ऐसे ही चलता जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रो m पंक्तियां। वैसे ही इसमें जो स्तंभ आने वाले हैं, वो कितने होंगे? स्तंभ n होंगे। पहला यहाँ पे C1, ये देखो C2, और ऐसे ही लास्ट में मिलेगा आपको nवां स्तंभ। अब जो इसके अंदर संख्याएं होंगी उन्हें लिख रहा हूं मैं A11, A12, A1n। वैसे ही देखो इधर दूसरी पंक्ति में A21, A22, A2n, और ऐसे आखिरी जो पंक्ति बनेगी आपकी, आखिरी पंक्ति में क्या होगा? M1 अप टू Mn। ये देखो ये सभी संख्याएं हमने किसमें? आव्यूह में रख दी। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब आगे बात करते हैं आव्यूह को शॉर्ट फॉर्म में कैसे प्रदर्शित करेंगे। यही जो आव्यूह है इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ऐसा कुछ, Aij m क्रॉस n, Aij m क्रॉस n। यहाँ पे m क्रॉस n इसकी कोटि होगी, m क्रॉस n इसकी क्या होगी? कोटि होगी। और Aij किसे प्रदर्शित कर रहा है आप देखिएगा, आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ
का अवयव, ये क्या है, आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का अवयव। ये जो अवयव होगा वो किस पंक्ति और किस स्तंभ का होगा उसे प्रदर्शित करता है ये आई जे। आई होता है पंक्ति और जे होता है स्तंभ। जैसे मैं बात कर लूँ A11, ये क्या हो गया, पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का अवयव। मैं बात करूँ दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का अवयव, ये बात समझ में आई होंगी। अब ये जो सभी चीजें हैं A11, A12 और ऐसे ये जो सभी लिखे हुए हैं MM, ये सभी क्या हो जाएंगे, अवयव। ये सभी क्या हो जाएंगे, इस अवयव के अवयव। बात समझ में आई होगी। मैं बात करता हूँ अगला पॉइंट, कुल अवयवों की संख्या। अवयव के अंदर कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, ये क्या दिख रही है आपको, यहां से अगर देख के आप देखें तो कुल अवयव कितने दिख रहे होंगे, m इंटू n, इसमें क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या। अवयव के बारे में बात समझ में आएगी। देखो सबसे पहले अवयव एक आयताकार व्यवस्था है जिसमें m पंक्तियां और n स्तंभ होते हैं। ऐसा होता है तो उसकी कोटि क्या हो जाती है, m क्रॉस n, उसकी कोटि क्या हो जाएगी, m क्रॉस n। ये देख लेना आप लोग, m क्रॉस n, उसकी कोटि हो गई m क्रॉस n। देखो बनाना है अवयव ऐसे बनेगा, उसमें ये वाली ऐसे जो लिखी जाती है वो क्या होंगी, पंक्तियां। ऐसे जो खड़े आएंगे वो क्या होंगे, स्तंभ। ये देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रदर्शित करने के लिए ये तरीका यूज किया जाता है। ए आई जे अवयव को प्रदर्शित कर रहा है जो आई वी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का है। m क्रॉस n, इसके अंदर कुल अवयवों की संख्या होगी। बात समझ में नहीं यहाँ तक। ये हमने देखा अवयव का डेफिनेशन, और कैपिटल लेटर से यूज किया जाता है अवयव को लिखने के लिए। कैपिटल लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का यूज किया जाता है। अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उस पर छोटी छोटी बातें आपको जो अवयव में हमने यहाँ पे की वो देखते हैं। जैसे मैं अवयव बना रहा हूँ एक एग्जांपल में, एक एग्जांपल लिया मैंने, अवयव बनाया ए, एक अवयव है जिसमें मैंने लिखा 2 1 3 4 7 9। ये अवयव हो गया। कितनी पंक्तियां हैं, 2। स्तंभ कितने हैं, 3। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 3। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 3। अब मैं बात करूं अगर इस अवयव की A11, वो क्या होगा, 2, पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ का अवयव। मैं बात कर लूं A23, दूसरी पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ का अवयव, वो क्या होगा, 9। वो क्या होगा, 9। ऐसे आप अवयव आइडेंटिफाई कर सकते हैं सारे। मैं बात करूं A22, दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का अवयव। ये दूसरी पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ, क्या हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा 7। बात समझ में आई होगी, क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो 2 क्रॉस 3 कोटि की अवयव ए बराबर ए आई जे 2 क्रॉस 3 ज्ञात करें जहां मैं लिख रहा हूं ए आई जे बराबर 1/2 आई माइनस जे, या आई माइनस 2j से कर देगा, आई माइनस 2j हो, आई माइनस 2j हो। देखो मुझे एक अवयव का निर्माण करना है जिसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 6, 2 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ होंगे। और जहां पर मुझे अवयव की परिभाषा दी हुई है, अवयव को परिभाषित किया हुआ है किस तरीके से, इस तरीके से। ये मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस दिया हुआ है आपको। देखो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक अवयव बना लूं जो कैसी होनी चाहिए, 2 क्रॉस 3 की, 2 क्रॉस 3 की। अवयव से बढ़ सकता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी टाइप का दिखेगा आपको कुछ ना कुछ। अब मुझे क्या करना है, ये सारे अवयव निकाल लेने हैं, ये सारे अवयव निकाल लेने। अवयव क्या होंगे, अगर अवयव मिल जाएंगे अपना काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले पहला अवयव A11, आई का मान 1, जे का मान 1, यहाँ उठा के डाल दें, यहाँ उठा के डाल दें। आई माइनस 2j क्या मिलेगा, 1/2, 1 माइनस 2, माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब फाइनली क्या है 1/2। A11, A12
1 2 क्या मिलेगा, 1 2 1 2 3, 3/2, A13 1 3 5, 5/2, 5/2, A21 2 1 0, 2 1 0 0, A22 2 2 2, 2/2 1, A23 यहाँ 2 यहाँ पे 3, यहाँ 2 यहाँ पे 3, 2 - 6 4, 4/2 2 मिल गए सारे अवयव आपको मिल गए। आप डायरेक्टली क्या कीजिए, अवयवों को उनके स्थान पे स्थापित कर दीजिए। क्या मिलेगा, 1 1 1/2, 1 2 3/2, 5/2, 0 1 2, ये आपको अवयव प्राप्त हुई, ये आपको अवयव मिली। अवयव बना सकते हैं। डेफिनेशन दी हुई है किसकी, अवयव की। अवयव की डेफिनेशन जिस प्रकार से दी हुई थी आपने वो काम किया। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल लिख रहा हूं मैं। देखो अगला सवाल मैं क्या लिख रहा हूं, 12 अवयवों के कुल विभिन्न अवयवों की संख्या ज्ञात करें। विभिन्न अवयवों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। देखो अवयव कितने दिए हुए हैं, 12, और कितने अलग अलग अवयव आपके बन सकते हैं, मतलब कितने अलग अलग क्रम के अवयव आपके बन सकते हैं, कितने अलग अलग क्रम आपको 12 अवयवों से प्राप्त हो सकते हैं। देखो मैंने 12 लिखा, तो 12 को कैसा लिखना है आपको, m क्रॉस n जैसा। m क्रॉस n जैसा मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 × 1, 1 × 12, 2 × 6, 6 × 2, 3 × 4 और 4 × 3। तो ये कितने अलग अलग क्रम मिले, 6 अलग अलग क्रम मिले, मतलब कितने अवयव हो जाएंगे आपके, कितने अवयव हो जाएंगे, 6 भिन्न अवयव मिलेंगे। अलग अलग क्रम होंगे तभी तो अलग अलग अवयव हमें मिलेंगे। क्लियर है क्या। इस क्वेश्चन का मतलब है कितने भिन्न भिन्न आपको क्रम मिलेंगे, अवयव के कितने भिन्न भिन्न क्रम मिलेंगे, तो वो कितने मिल गए हमें, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ 3600 लिखूं, 3600 अवयव मैंने कर दिए कितने, 3600। अब देखो 3600 को लिखना है, 3600 को लिखना है तो मैं क्या करूँ, 3600 को पहले आप क्या करिए, इसको पहले मैं लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ। 3600 को आप क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 36 × 100 लिख दूँ। 36 को क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, 6 × 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, 25 × 4। तो क्या मिला फाइनली, 2 की घात 4 × 3 की घात 2 × 5 की घात 2। इसके कुल कितने गुणज होंगे, कुल कितने विभाजक होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने पढ़ा था, कुल कितने भाजक होंगे। कुल भाजकों की संख्या हम निकालते थे, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या वो कितनी आती थी, इसके कुल भाजकों की संख्या कितनी आती थी, देखो 5 3 3, एक एक जोड़ दिया जाता है ऊपर, 15 × 3 कितने हो गए, 45। अब मैं बात करूं पहले वाले क्वेश्चन की। पहले वाले क्वेश्चन में m क्रॉस n क्या दिया हुआ था आपको, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर × 3। देखो यहाँ पे आया हुआ कितना, 3 × 2, कुल भाजकों की संख्या 6। तो सीधी सी बात है, कुल जितने क्रम आपके बनेंगे, कुल जितने क्रम बनेंगे वो किसके बराबर आता है, कुल भाजकों की संख्या के बराबर। कुल जितने क्रम बनते हैं वो किसके बराबर आता है, कुल भाजकों की संख्या। तो आप ध्यान रख सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आपको क्या निकाल देना है, सीधी सी बात, कुल भाजकों की संख्या, कुल कितने भाजक इसके होंगे। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन 3 × 4 के कुल अवयवों की संख्या जिसका
प्रत्येक अवयव एक या माइनस एक हो, एक या माइनस एक हो। देखो अवयव जो होगा वो कितने 3 क्रॉस 4 का है, मतलब उसमें 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ होंगे, 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ होंगे। ऐसा कुछ बनेगा अवयव, ऐसा कुछ अवयव बनेगा। कुल अवयव कितने हो गए 12 हो गए। बात की गई है कि उसके जो भी अवयव होंगे वो क्या होना चाहिए +1 या फिर -1। आप पहुंच जाए PNC पे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे अपने पास 12 सीटें दी हुई है, 12 सीटें दी हुई है और उन पर बिठाने के लिए मेरे पास 2 चीजें हैं, या तो मैं एक बिठा सकता हूँ या -1 बिठा सकता हूँ। पहले स्थान के लिए मेरे पास क्या है, एक या माइनस है। पहले स्थान को भरने का तरीका 2, दूसरे स्थान को भरने का तरीका 2, तीसरे स्थान को भरने का तरीका 2। कितनी बार हो जाएगा 12 बार, 12 टाइम्स। तो कुल कितने तरीके से आप इस अवयव में अवयव भर पाए होंगे 2 की घात 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 की घात 12। जो PNC वाले क्वेश्चन आते हैं अवयव पे वही थोड़े से ट्रिकी आते हैं, वही थोड़े से ट्रिकी हुआ करते हैं। देखो चलो अब आगे बात करते हैं अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों के प्रकार। चलो अब बात करते हैं। देखो इसमें इस टॉपिक में आपको कई सारी डेफिनेशंस पढ़ने को मिलती हैं, कई सारी डेफिनेशंस आपको पढ़ने को मिलती है, पर मैं एक छोटे से चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा। चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको डायरेक्टली मैं चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, आपको समझ में अच्छे से अगर ध्यान से देखना है क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं अवयवों को विभाजित करने के लिए, देखो एक यहाँ पे अवयव लेके चल लेता हूँ A, जो क्या होगा Aij, उसका क्रम मान लेते हैं m क्रॉस n उसका क्रम हुआ होगा। सबसे पहले मैंने ये निश्चित कर दिया कि मेरा m बराबर क्या हो जाए 1, m बराबर 1, मतलब मुझे क्या मिले यहाँ पे जो पंक्ति की संख्या होगी, वो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया और उसे क्या बोल दिया 1। मतलब अवयव जो बनेगा उसमें सिर्फ एक पंक्ति होगी, अवयव जो बनेगा उसमें सिर्फ एक पंक्ति होगी। उसका फोटो कैसा दिख जाएगा आपको, फोटो कुछ ऐसा दिखेगा क्या उसका। मान लो उसमें अवयव अगर मुझे भरने हैं तो A11, A12 अप टू A1n इस प्रकार से भरे जा सकते हैं क्या। मतलब जो m बराबर अगर 1 है तो अवयव ऐसा कुछ दिखेगा और इस अवयव को आप बोलते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव इसे बोला जाता है पंक्ति अवयव। सेकेंड, हम n को फिक्स करते हैं। इस बार मैंने n को क्या कर दिया 1, मतलब स्तंभों की संख्या। इस बार स्तंभों की संख्या क्या होगी 1, तो अवयव कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अवयव का फोटो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर एलिमेंट फिल करने 1 1 2 1 अप टू m1। अभी देखो पंक्ति एक की स्तंभ तो n होंगे, स्तंभ एक था पंक्तियां तो m होंगी। इस अवयव को बोल रहे हैं हम स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। क्लियर, स्तंभ अवयव। अब देखो अब मैं बात करता हूँ फोटो अगर मैं बनाऊं, फोटो में बनाऊं ऐसा कुछ मुझे दिखे, ये अवयव कुछ ऐसा दिखे आपको, ये देखो एक ये दिखे। एक और अवयव की बात कर लेता हूँ, ऐसा कुछ मुझे दिखे, ऐसा कुछ दिखे। बात क्लियर हो रही है, ऐसे कुछ दिखने लग जाए आपको अवयव। ये अगर ध्यान से देखें आप तो इस अवयव के केस में जो ज्यादा फैला हुआ है वो कैसा आ रहा है क्षैतिज, और इस अवयव का फैलाव कैसा आ रहा है ऊर्ध्वाधर। इसका आ रहा है फैलाव क्षैतिज और इसका आ रहा है ऊर्ध्वाधर। तो इस केस में क्या रहा होगा n का मान, मतलब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्याओं से ज्यादा होगी, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा होगी। तो इस प्रकार के अवयव को बोला जाता है क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव। और ये जो आएगा आपका ये अवयव, इसके अंदर क्या कर देंगे m ग्रेटर देन n, मतलब पंक्तियों की संख्या। ये देखो पंक्तियों की संख्या, ये देखो
पंक्तियों की संख्या आपको स्तंभों की संख्या से ज्यादा दिखी होगी, पंक्तियों की संख्या आपको स्तंभों की संख्या से ज्यादा दिखी होगी। तो इस प्रकार के आव्यूह को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। लास्ट एक और है, जब m बराबर क्या हो जाए n, m बराबर क्या हो जाए n, मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। इस केस में आपका फोटो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ। इस केस में आपको फोटो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी तो उस आव्यूह को बोलेंगे हम वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। देखो पंक्तियां और स्तंभ बराबर है, पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर है। तो अगर वर्ग आव्यूह को आपको लिखना है, वर्ग आव्यूह को आपको लिखना है, तो मैं इसे डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ aij n, aij n। मैंने डायरेक्टली n लिखा, मैंने n लिखा, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि इसका क्रम क्या रहा होगा, n क्रॉस n। इसका क्रम क्या रहा होगा, n क्रॉस n। ये एक वर्ग आव्यूह होगा जिसका क्रम क्या रहा होगा, n क्रॉस n। n क्रॉस n के वर्ग आव्यूह को प्रदर्शित करने का तरीका है ये, n क्रॉस n के वर्ग आव्यूह को प्रदर्शित करने का तरीका होगा aij n, n क्रॉस n। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अगला मैं बात कर रहा हूँ शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। देखो शून्य आव्यूह क्या होगा, शून्य आव्यूह क्या होगा, आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव, आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, मतलब इसका हर एक अवयव क्या होगा, जीरो के बराबर। डेफिनेशन तो हो गई, प्रत्येक अवयव जीरो। अगर इसे मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूँ तो मैथमेटिकली देखो मैंने क्या किया, एक आव्यूह लिया aij m क्रॉस n, a बराबर aij m क्रॉस n शून्य आव्यूह होगा यदि aij बराबर 0, i तथा j के सभी मानों के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i एंड j, उसके प्रत्येक अवयव को किसके समान होना पड़ेगा, शून्य के समान। प्रत्येक अवयव को किसके समान होना पड़ेगा, शून्य के समान। देखो एक ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव को किसके समान होना पड़े, शून्य के समान, क्या बोला जाएगा, शून्य आव्यूह। बात क्लियर हुई होगी यहाँ पे, यहाँ तक बात क्लियर है। शून्य आव्यूह से बोलेंगे वर्ग आव्यूह। आपको देखना ध्यान से, वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होगी, प्रदर्शित करने के लिए ये तरीका होता है। अब आगे मैं डिवाइड करने वाला हूँ शून्य आव्यूह को। शून्य आव्यूह से भी कुछ पार्ट हमारे आते हैं, वो हम देखने वाले हैं। अब देखो मैं वर्ग आव्यूह को लेके चलता हूँ, वर्ग आव्यूह को आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखो वर्ग आव्यूह को भी हम सब डिवाइड करते हैं, वर्ग आव्यूह को भी आगे विभाजित करते हैं। वो कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो मैं वर्ग आव्यूह समझाता हूँ आपको, वर्ग आव्यूह कैसा बनेगा। जैसे एक वर्ग आव्यूह बना के देखते हैं। लेट्स से मैंने एक आव्यूह बनाया जो मैं ले रहा हूँ क्रम 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 का एक आव्यूह ले लें, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 हो गया। अब देखो यहाँ पे आप अगर इस लाइन को देखते हैं, इस लाइन को देखते हैं जिसके लिए i बराबर j हो, i और j का मान समान हो। देखो 1 1 2 2 3 3, तो इन सभी अवयवों को क्या बोला जाता है, मुख्य विकर्ण के अवयव। और इस रेखा को बोला जाता है मुख्य विकर्ण, इस रेखा को बोला जाता है मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। और ये सभी अवयव जो इस रेखा पे बैठे हुए होंगे उन्हें बोला जाएगा मुख्य विकर्ण के अवयव। जैसे कि मैं लिखूं आपका a11 a12 सॉरी 22 a33, ऐसे ही चलता जाए कहाँ an तक। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव। और इन सभी को ज्वाइन करने वाली जो रेखा होगी, जो रेखा इन सभी से गुजरेगी, उसे हम क्या बोल देंगे,
मुख्य विकर्ण आपको समझ में आया होगा। ऐसे अवयवों को जोड़ने वाली रेखा या ऐसे अवयवों से गुजरने वाली रेखा जहां पे i का मान j के समान हो, जहां पे i का मान j के समान हो। लेट्स से एक अवयव में बना लूं जो कि मेरा 2 क्रॉस 3 का है, 1 2 3 4 5 6, 2 क्रॉस 3, A11 A22, ये होगा मुख्य विकर्ण। ये मुख्य विकर्ण बनेगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे ij बराबर है और यहाँ पे ij बराबर, तो इस केस में मुख्य विकर्ण क्या हो जाएगा, ये वाली रेखा जो 1 और 5 को मिला रही है, मुख्य विकर्ण। बात समझ में आई होगी। मुख्य विकर्ण बोला जाएगा जहाँ पे i का मान j के समान हो, जहाँ पे i का मान j के समान हो, रेखा वहां से गुजार रही है। क्लियर। मुख्य विकर्ण हमें समझ में आया। अब मैं बात करता हूँ वर्ग आव्यूह का सब डिवीजन। वर्ग आव्यूह की बात कर लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसे हम। वर्ग आव्यूह देखो, एक आव्यूह लेके चलेंगे हम aij, इसी के बारे में बात होगी सारी। वर्ग आव्यूह है मतलब उसका क्रम n क्रॉस n रहा होगा, उसका क्रम। अब मैं वर्ग आव्यूह को सब डिवाइड कर रहा हूँ। इसके दो पार्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाता है त्रिभुजाकार आव्यूह, और इधर विकर्ण आव्यूह। पहले हम त्रिभुजाकार को समझते हैं, फिर विकर्ण के बारे में बात करेंगे। अब त्रिभुजाकार जो आव्यूह होते हैं, ये भी सब डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। पहला आता है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, और दूसरा आता है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। देखो ध्यान से हम इसे समझते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, आपका एक आव्यूह बना रहा हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ये मैंने मैट्रिक्स बनाया, m क्रॉस n, इसका ऑर्डर लेना है। पर ये कैसा है, सबसे पहले वर्ग है, तो मतलब क्रम क्या हो जाएगा, n क्रॉस n। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। जो भी त्रिभुजाकार आव्यूह होंगे वो सबसे पहले क्या होने चाहिए, वर्ग आव्यूह होने चाहिए। विकर्ण आव्यूह क्या होने चाहिए, वर्ग आव्यूह। ये ध्यान रखना है आपको। देखो अब मैं बात करूँ यहाँ पे A11 A12 A1n, A21 A22 A2n, ऐसे ही चलेगा n1 अप टू nn हो गया क्लियर। ये बना। ये देखो इन सभी अवयवों की मैं बात करता हूँ अगर, तो ये सारे अवयव क्या हो गए, मुख्य विकर्ण के अवयव। ये सभी क्या हो गए, मुख्य विकर्ण के अवयव। ये मुख्य विकर्ण बना दिया हमने। क्लियर है बात। अब मैं जब बात करूंगा किसकी, ऊपरी त्रिभुजाकार की, तो इसकी डेफिनेशन होती है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, शून्य होंगे। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, जीरो होंगे। इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स आपको कैसे दिखने चाहिए, जीरो दिखने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर इसे बनाना चाहूँ, एक 3 क्रॉस 3 का एक आव्यूह बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, बाकी इधर क्या आएगा, 0 0। तो इस आव्यूह की अगर आप बात करें तो ये सबसे पहले कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। हम बात करें ऊपरी त्रिभुजाकार विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, देखिए आप ध्यान से कैसे आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसका, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह का। ये एग्जाम्पल है किसका, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह का। मैथमेटिकली अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ, तो A बराबर Aij n क्रॉस n ऊपरी त्रिभुज
त्रिभुजाकार आव्यूह होगा, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह होगा यदि देखो ए आई जे बराबर 0, ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, जहां क्या हो आई का मान किससे बड़ा हो, जे का मान। आई का मान कैसा हो, जे का मान। यदि आई का मान जे से बड़ा है तो वो अवयव क्या बन जाए हमारा, 0। आई का मान अगर जे से बड़ा है तो वो अवयव क्या बन जाए, 0। देखो ये 2 1 से बड़ा है, n 1 से बड़ा है, इधर जितने भी अवयव आपके आएंगे सारे उनके अंदर आई का मान जे से बड़ा होगा, मतलब पंक्ति का मान स्तंभ से ज्यादा होगा। तो उन अवयवों को क्या बिठाना पड़ेगा, हमें सभी अवयवों को क्या कर देना है, 0। देखो हमने सिर्फ मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयवों के बारे में बात करी कि वो 0 होंगे। हो सकता है ऊपर वाला कोई अवयव 0 आ जाए, अभी मैं इसे 0 डाल दूं तो ये भी एक ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है। हमने बात करी है सिर्फ मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयवों की, मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयवों की, वो कंपल्सरीली 0 होंगे, वो कंपल्सरीली 0 होंगे। तो आपको ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव की परिभाषा समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार से निम्न त्रिभुजाकार क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। इसे मैं लिख दूं जैसे 2 7 9 ये 0 0, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक निम्न त्रिभुजाकार का, मुख्य विकर्ण के ऊपर सारे अवयव शून्य आ गए, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, निम्न त्रिभुजाकार का। डेफिनेशन में आपको क्या करना है, ए आई जे बराबर 0 जहां पे जे कैसा हो, आई से बड़ा। यदि जे आई से बड़ा है तो ए आई जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं इसकी डेफिनेशन में लिख दूंगा यहाँ पे, यदि जे इज ग्रेटर देन आई तब ए आई जे को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यदि जे आई से बड़ा है, 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 तब क्या होना पड़ेगा, उस अवयव को 0 होना पड़ेगा, तब उस अवयव को क्या होना पड़ेगा, 0। तो ये किसकी परिभाषा आ गई, निम्न त्रिभुजाकार की। अब देखो गलती कहाँ करते हैं बच्चे, गलती कहाँ करते हैं, हम जब ऊपरी त्रिभुजाकार की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये एक वर्ग आव्यूह है, ये एक वर्ग आव्यूह है। जब भी ऊपरी त्रिभुजाकार की बात होगी आपको याद आना चाहिए कि वो कैसा आव्यूह होता है, पहले वर्ग आव्यूह होता है। वो कैसा आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह होता है। और दूसरी बात आपको डेफिनेशन ये ध्यान में रखना है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के, जनरली हम ये ध्यान रखते हैं, बाकी आपको ध्यान रखना है कौन सा केस, ये वाला केस। ये डेफिनेशन आप ध्यान रखें, ये वाली डेफिनेशन आप ध्यान रखें, आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर हो गया निम्न त्रिभुजाकार। अब मैं विकर्ण आव्यूह के बारे में बात कर रहा हूँ, अब मैं विकर्ण आव्यूह को आगे एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये हमने समझ लिया, ये इसी का पार्ट है विकर्ण आव्यूह। देखें विकर्ण आव्यूह देख रहे हो, देखिएगा विकर्ण आव्यूह में बात करता हूँ। ये आपने ले लिया विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह देखो, सबसे पहले विकर्ण आव्यूह की परिभाषा, विकर्ण आव्यूह की परिभाषा, विकर्ण आव्यूह की परिभाषा ए आई जे विकर्ण आव्यूह होगा यदि ए आई जे बराबर 0 जहां आई इज नॉट इक्वल टू जे। जब आई जे के बराबर ना हो तब उस अवयव को क्या बैठना पड़ेगा, 0। जब आई जे के बराबर ना हो तब विकर्ण का तब आव्यूह का अवयव क्या होना चाहिए, 0। तब आव्यूह का अवयव क्या होना चाहिए, 0। एक निर्माण कर लेता हूँ 3 क्रॉस 3 के आव्यूह का, 3 क्रॉस 3 के आव्यूह का। पहला आई बराबर जे, तो कोई जरूरी नहीं है 0 हो, 0 0 0 बी 0 0 0 सी। देखो बात समझ में आई होगी। जब आई जे के बराबर होता है तो उस टाइम पे हम बात करते हैं कि वो मुख्य विकर्ण होता है। तो
इस केस में मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव कैसे बोले हुए हैं, जीरो। हो सकता है मुख्य विकर्ण का अवयव भी क्या हो जाए, जीरो। हमें जो डेफिनेशन में बोला जा रहा है वो सिर्फ बात हो रही है जहाँ पे आई जे के समान नहीं है। बाकी जब आई जे के समान होगा हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हो सकता है ये तीनों जीरो आ जाए। तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, विकर्ण अवयव का। और हो सकता है तीनों में से कोई भी जीरो ना हो, या एक जीरो आ जाए या दो जीरो आ जाए, तो वो सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, विकर्ण अवयव को। आपको बात समझ में आनी चाहिए, जब आई जे के समान ना हो तब अवयव क्या होगा, शून्य। तब अवयव क्या होगा, शून्य होगा। एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब मुख्य ये विकर्ण अवयव को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, एक विकर्ण अवयव है जिसे प्रदर्शित किया जाता है विकर्ण, और यहाँ पे सारे विकर्ण के अवयव लिख दो आप, a11, a22, a33, an, ये विकर्ण अवयव को प्रदर्शित करने का तरीका है। जैसे मैंने अभी लिखा था a00, 0b0, 00c, ये एक विकर्ण अवयव है। इससे मैं ऐसे प्रदर्शित कर सकता हूँ विकर्ण a b c, मतलब उसके विकर्ण के अवयव a b c होंगे, बाकी सब अवयव जीरो होंगे। उसके विकर्ण के अवयव a b c होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। तो बात समझ में आनी चाहिए विकर्ण अवयव में। अब विकर्ण अवयव को सब डिवाइड कर रहे हैं। ये विकर्ण अवयव की डेफिनेशन थी, विकर्ण अवयव को मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ। विकर्ण अवयव को भी हम दो पार्ट में विभाजित करते हैं। विकर्ण अवयव को भी हम दो पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला होता है अदिश अवयव, दूसरा इकाई, या इसे तत्सम भी बोला जाता है। इसे तत्सम अवयव भी बोला जाता है। अदिश अवयव की डेफिनेशन देखो, डायरेक्टली मैथमेटिकली बात करता हूँ। ए आई जे अदिश अवयव होगा, अदिश अवयव होगा यदि ए आई जे बराबर के, ए आई जे बराबर के, जहां आई किसके समान हो, जे के समान। किसके समान हो, जे के समान। जब सबसे पहले मैं बात करूं तो ये कैसा अवयव है, एक विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव होगा तो विकर्ण के अलावा सारे अवयव तो जीरो होने वाले हैं, और इसके अंदर विकर्ण का अवयव क्या हो गया, के। विकर्ण के अवयव क्या हो जाएंगे, के क्या है, कोई वास्तविक या सम्मिश्र संख्या। कोई भी वास्तविक या सम्मिश्र संख्या हो सकती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है के का मान 1 नहीं होना चाहिए। के का मान 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा ये कुछ भी मान ले सकता है, 1 के अलावा कुछ भी मान ले सकता है। ए आई जे बराबर के, जहाँ पे के नॉट इक्वल टू 1, जहाँ पे के नॉट इक्वल टू 1, मतलब विकर्ण के अवयव किसके समान होंगे, के समान होंगे, पर के 1 नहीं हो सकता है। के 1 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल हम लिखें, ए के 0 0 0 के 0 0 0 के। क्लियर। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, एक अदिश अवयव का, जिसमें विकर्ण के अवयव सभी क्या हो गए, के, और विकर्ण के अलावा सभी अवयव तो विकर्ण अवयव में जीरो होते ही है। अदिश एक ऐसा अवयव होगा जो विकर्ण अवयव होगा, उसके विकर्ण के अवयव कैसे होंगे, के, जो के का मान 1 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इकाई अवयव की। इकाई अवयव क्या होगा, इकाई अवयव में सेम डेफिनेशन होगी। ए आई जे बराबर 1, जहाँ पे आई बराबर जे होगा, मतलब विकर्ण के अवयव क्या हो, एक। विकर्ण के अवयव एक होंगे। सारे विकर्ण के अवयव क्या होंगे, एक। ए आई जे बराबर 1, जहाँ आई बराबर जे है। सारे अवयव कैसे आ गए, 1 के बराबर। यहाँ पे भी आई बराबर जे लिखा हुआ था हमारा, सही है। क्लियर। विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। इससे अगर मुझे लिखना है, एक अवयव है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक विकर्ण अवयव है, तथा ये कैसा अवयव है, इकाई, जिसमें विकर्ण के सारे अवयव क्या हो जाए, 1 हो जाए। देखो ये बात क्लियर है। अब इसी में मैं बात करूं, विकर्ण अवयव को, इकाई अवयव को प्रदर्शित करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग होता है,
आई था, मैंने लिखा आई एन, तो मैं इसे बोल सकता हूँ n क्रॉस n क्रम का इकाई अवयव। ये n क्रॉस n क्रम का इकाई अवयव होगा, n क्रॉस n क्रम का इकाई अवयव होगा। अगर मैं मान लो ऐसा कुछ लिखता हूँ, अगर मान लो मैं लिखता हूँ I1, तो इसका मतलब क्या होगा, एक क्रॉस एक क्रम का इकाई अवयव। मैंने लिखा I2, ये क्या हो जाएगा 1001। मैंने लिखा I3, तो आपका ये क्या बना हुआ है I3, इससे आप I3 लिख सकते हैं। अब आप आसानी से समझ पाएंगे इकाई अवयव क्या होगा। ये सारा आपका अवयव के प्रकार हुए जो हमने डायरेक्टली समझे। क्लियर? बात करते हैं, आगे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन देखेंगे आप। n कोटि के त्रिभुजाकार अवयव में न्यूनतम शून्यों की संख्या, न्यूनतम शून्यों की संख्या। हमें क्या करना है, n कोटि का त्रिभुजाकार अवयव लेना है और उसके अंदर न्यूनतम शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो मैं पहले अवयव बना लूं, एक त्रिभुजाकार होगा, आप जानते हैं त्रिभुजाकार जो भी अवयव होता है हमारा कैसा होता है, विकर्ण अवयव होता है या वर्ग अवयव होता है। कौन सा अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव हमारा होता है, तो वर्ग अवयव मैं बना रहा हूँ, वो कैसा दिखेगा, A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 A2n। ऐसे ही कितनी पंक्तियां आ जाएंगी, n पंक्तियां, और कितने स्तंभ आ जाएंगे, n ही स्तंभ आ जाएंगे। इस प्रकार का कोई अवयव हमें दिखेगा n क्रॉस n का। अब देखो मुझे इस अवयव को बनाना है त्रिभुजाकार, इस अवयव को बनाना है त्रिभुजाकार, तो मैं बात कर लेता हूँ ये सारे किसके अवयव होंगे, विकर्ण के। ये अवयव हमारे सारे किसके हो गए, विकर्ण के अवयव। अब यहाँ पे देखो विकर्ण के कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, ये हो गया मुख्य विकर्ण, और यहाँ पे मुख्य विकर्ण में अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या बोल सकते हैं क्या हम, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, n कितनी हो जाएगी, n 1 2 3 4, कहाँ तक चलेगा, n तक। तो विकर्ण के अवयवों की संख्या कितनी होगी, n हो गई। अब मुझे बनाना है त्रिभुजाकार, या तो विकर्ण से ऊपर सारे अवयव शून्य हो, या विकर्ण से नीचे सारे अवयव कैसे हो, शून्य, या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो, या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो, पर शून्य होने चाहिए। अवयव कैसे होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। देखो मैं बात करूं, अगर इस अवयव के कुल अवयवों की संख्या, इस अवयव के कुल अवयवों की संख्या ए में कुल अवयव कितने हो जाएंगे, ये n स्क्वायर, बात समझ में आई होगी, n स्क्वायर, n इंटू n, अवयवों की संख्या यही तो होगी। ए में कुल अवयवों की संख्या आ गई हमारी निकल के n स्क्वायर। मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं, ये जो आपका अवयव रहा होगा वो निम्न त्रिभुजाकार होगा। कैसा होगा, निम्न त्रिभुजाकार। अगर ये निम्न त्रिभुजाकार होगा तो विकर्ण के ऊपर जितने भी अवयव होंगे, मतलब ये सारे अवयव कैसे आए होंगे, शून्य। ये सारे अवयव कैसे होने चाहिए, शून्य होंगे। अगर ये कैसा माना है हमने, निम्न त्रिभुजाकार, तो ये सारे अवयव कैसे होंगे, शून्य होंगे। इन अवयवों की संख्या को माना x, ये अवयव कितने हो जाएंगे आपके, x, माना x अवयव। कितने अवयव हैं यहाँ पे, x अवयव। क्लियर, माना इधर अवयव होंगे x, तो विकर्ण के नीचे भी कितने अवयव होंगे भाई, विकर्ण के नीचे भी कितने अवयव होंगे, x ही इधर होंगे क्या, इधर भी कितने अवयव होंगे, x। ये बात समझ में आई होगी, ये बात समझ में आई होगी। कुल अवयवों की संख्या आ रही है n स्क्वायर, इधर है विकर्ण के अवयव n और इधर भी x। तो यहाँ से मैं एक समीकरण का निर्माण करता हूँ,
2x प्लस n बराबर क्या, n स्क्वायर होगा। x प्लस n बराबर कुल अवयवों की संख्या। आराम से बात समझ में आई होगी। यहाँ से मैं x का मान अगर निकालता हूँ वो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस n बटे 2। इसे मैं बोल सकता हूँ n इंटू n माइनस 1/2। ये किसका मान आया, x का मान। ये किसका मान आया, x का मान, मतलब विकर्ण के ऊपर जो अवयव है उनकी संख्या या फिर विकर्ण के नीचे जो अवयव है उनकी संख्या। अब मुझे त्रिभुजाकार बनाना है और शून्यों की न्यूनतम संख्या चाहिए। शून्यों की न्यूनतम संख्या। देखो जब ये त्रिभुजाकार होगा या तो विकर्ण के ऊपर या विकर्ण के नीचे, कंपल्सरीली निश्चित रूप से सभी अवयव जीरो होंगे। सभी अवयव जीरो होंगे, या तो ऊपर जीरो होंगे या फिर नीचे जीरो होंगे। तो मैंने एक बार के लिए मान लिया कि ऊपर जीरो है, ऊपर जीरो है तो ऊपर वाले सारे जीरो होने चाहिए। मुझे नीचे वालों के बारे में जानकारी नहीं है, नीचे भी जीरो आ सकता है, पर कम से कम ऊपर के सारे अवयव तो शून्य होंगे। न्यूनतम की बात हो रही है, न्यूनतम की बात हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर के सारे जीरो होंगे और उसका मान क्या होगा, x। उसका मान क्या होगा, x के समान, जो हमारा निकल के आया n इंटू एन माइनस 1/2। न्यूनतम की बात हो रही, हो सकता है इधर के भी जीरो, पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में न्यूनतम, तो कम से कम ऊपर के तो सारे जीरो होने चाहिए। या इसे निम्न त्रिभुजाकार बनाना है तो ऊपर के सारे जीरो, या फिर ऊपरी त्रिभुजाकार बनाना है नीचे के सारे जीरो। बात क्लियर हुई, क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, n कोटि के त्रिभुजाकार आव्यूह में न्यूनतम भिन्न अवयवों की संख्या। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। भिन्न अवयवों की संख्या, इस बार मैं बोल रहा हूँ भिन्न अवयवों की संख्या। ये क्वेश्चन समझ में आ गया था आपको, पहले वाला x का मान आया n इंटू एन माइनस 1/2। ए में कुल अवयवों की संख्या आपको पता है, मुख्य विकर्ण के अवयव ये है। अब इस इक्वेशन को मैं हटा दे रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं हटा दे रहा हूँ। बाकी देखो इसका यूज करने वाले अपन, त्रिभुजाकार होना चाहिए था, ऐसा ही कुछ दिखेगा, ऐसा ही कुछ दिखेगा। हमसे पूछा है न्यूनतम भिन्न अवयव, इसके अंदर आपको अवयव फिल करने हैं, भरने हैं। तो कितने अलग अलग नंबर्स आप इसमें डाल सकते हैं, कितने अलग अलग नंबर आप डाल सकते हैं, कितने डाल सकते हैं, क्लियर। कितने इसमें भिन्न अवयव आप डाल सकते हैं, न्यूनतम और अधिकतम। अधिकतम आएगा यहाँ पे, अधिकतम, यहाँ पे अधिकतम कीजिएगा इसको। न्यूनतम में तो हम सारे एक तरीके के भी डाल सकते हैं, सभी जीरो डाल दिए जाए। अधिकतम भिन्न अवयवों की संख्या। अब देखो मैं क्या बात करता हूँ, मुझे इसमें अवयव डालने, इसे बनाना है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार बनाना है या तो ऊपर वाले जीरो हो या फिर नीचे वाले, मतलब या तो ऊपर जो ये एक्स आ रहे हैं वो सभी जीरो होने चाहिए, या नीचे वाले एक्स आ रहे हैं जीरो होने चाहिए। मैंने एक बार के लिए मान लिया ऊपर वाले सारे कैसे होंगे, शून्य होंगे, मान लिया। क्योंकि मुझे इसे त्रिभुजाकार बनाना है तो ऊपर वाले सभी को क्या रख दिया, शून्य। इनका काउंट आपको पता है x, और वो किसके इक्वल है, n इंटू एन माइनस 1/2 के इक्वल है। पर देखो मैंने यहाँ पे सारी एंट्रीज क्या फिल की है, शून्य। मैंने सारी एंट्रीज क्या फिल की है, शून्य फिल की है। तो उनका काउंट क्या होगा, उनका काउंट क्या होगा, एक ही तो होगा ना भाई। भाई सारे अवयव मैंने शून्य डाले, सारे अवयव शून्य डाले तो एक ही तो अवयव में डाल पाया, एक ही अवयव तो मैं डाल पाया हूँ ना, 0 0 0 डाला है सब जगह, तो उसको तो एक ही काउंट करेंगे ना हम, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो ये बात क्लियर होगी। इधर का जो काउंट आया हमारा निकल के आया वो कितना, एक काउंट। इधर का जो काउंट आया वो कितना आया हमारा, एक। अब बात करते हैं मुख्य विकर्ण कितने जा सकते हैं, n जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं, n जा सकते हैं। मुझे अधिकतम भिन्न भरने हैं, तो मैं सबको अलग अलग डालूंगा, मैं सबको अलग अलग डालूंगा। तो इधर से कितना मिला आपको, n मिला। इधर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ क्योंकि मैं जीरो ऊपर डाल चुका हूँ, क्योंकि मैं ऊपर जीरो डाल सकता हूँ। तो इधर भी मैं सारे भिन्न डालूंगा जो जीरो से भी मैच नहीं करेंगे और यहाँ पे जो भरे उनसे भी मैच ना करें, तभी तो हमें अधिकतम मिलेंगे।
तो मैंने यहाँ पे जो अवयवों की संख्या थी वो क्या थी, n इंटू एन माइनस वन बाय टू। ये भी सारे कैसे डाले, भिन्न। तो इसके अंदर कुल भिन्न भिन्न अवयव कितने दिखे, यहाँ पे दिखे होंगे सारे 0, यहाँ पे सारे भिन्न दिखे n, और ये इधर दिखे। तो टोटल आंसर कितना हो गया होगा, देखो 1 प्लस n इंटू एन माइनस वन बाय टू। बात क्लियर हुई। कुल भिन्न अवयवों की संख्या अधिकतम। और देखो हमने पहले लिखा था न्यूनतम, तो न्यूनतम में तो मैं सारे एक जैसे डाल देता, यहाँ पे मैं सारे एक जैसे डाल देता, बाकी ये हो सकता है 0 ही डाल दें, 0 ही डाल दें अपन। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अधिकतम आता है, अधिकतम भिन्न अवयवों की संख्या। बात क्लियर हुई होगी, बात क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ। ये फोटो फिर से काम आने वाला है, अपने मिटा दिया मैंने, चलो बनाएंगे। अगला सवाल, n कोटि के विकर्ण आव्यूह में न्यूनतम शून्यों की संख्या, न्यूनतम शून्यों की संख्या। n कोटि का एक विकर्ण आव्यूह लेना है, उसके अंदर न्यूनतम कितने शून्य होंगे, कम से कम कितने शून्य होंगे। देखो विकर्ण आव्यूह भी कैसा होता है, एक वर्गाव्यूह होता है, एक वर्गाव्यूह होता है। जो n कोटि का बनेगा वो ऐसा ही बनेगा जैसा हमने पहले बनाया हुआ था, 1n 2 1 2 2 2n, ऐसे ही जाएगा, n1 n n, यही होगा। ये मुख्य विकर्ण हो गया। मुख्य विकर्ण, यहाँ पे अवयवों की संख्या, मुख्य विकर्ण अवयवों की संख्या क्या हो गई, n। विकर्ण के अवयवों की संख्या क्या हो गई, n। देखो मुझे क्या करना है, इसमें न्यूनतम 0, न्यूनतम शून्यों की संख्या। अवयव होना चाहिए कैसा, विकर्ण। अब जब भी विकर्ण अवयव की बात होती है, तो उसमें जितने भी विकर्ण के अलावा अवयव होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। वो सभी कैसे होते हैं, शून्य। मतलब इधर ऊपर भी सारे अवयव शून्य होंगे, और इधर नीचे भी सारे अवयव कैसे होंगे, शून्य होंगे। इनका काउंट हमने क्या लिया था, x, तो इनका भी क्या था, x, और x का मान हमारा क्या था, n इंटू एन माइनस वन बाय टू। तो देखो यहाँ पे भी सारे अवयव शून्य होने चाहिए, यहाँ पे भी सारे शून्य होने चाहिए। हम पूछ रहे हैं न्यूनतम होंगे, तो मैं यहाँ पे तो जरूरी नहीं है ना यहाँ भी डालें, क्योंकि न्यूनतम की बात हो रही है। हो सकता है यहाँ पे सारे अवयव नॉन जीरो रहे, अशून्य रहे हो, न्यूनतम की बात करनी है, हो सकता है यहाँ 0 आ जाए। और हमें जब न्यूनतम की बात करनी है, तो मैं सिर्फ जो कंपलसरी कंडीशन है, जो निश्चित रूप से होनी चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे वही बात करेंगे। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, हमारा आंसर क्या आया, 2x, जो कि क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन, जो क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन। बात समझ में आई होगी। चलो भाई आगे बात करते हैं तुलनीय अवयव, कंपेरेबल मैट्रिक्स। दो अवयव कंपेरेबल कब होंगे, दो अवयवों की तुलना कब की जा सकती है। मैं इसमें देखो लिख रहा हूँ, दो अवयव ए तथा बी, दो अवयव ए तथा बी तुलनीय होंगे यदि दोनों की कोटि समान हो, कोटि समान हो। मतलब यदि ये 2 क्रॉस 3 का हो, तो ये भी कैसा होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 का। तब जाके उन दोनों को कैसा बोला जाएगा, तुलनीय। जैसे मैं लिखना चाहूँ, मैंने बोला ए एक अवयव है, जिसको मैंने बोला ए आई जे एम क्रॉस एन, और एक दूसरा लिया बी, जिसे हम बोल रहे हैं बी आई जे पी क्रॉस क्यू। तो ए एंड बी कैसे होने चाहिए, तुलनीय। कैसे हो, तुलनीय। कब होंगे, यदि m बराबर p
तथा n बराबर क्या हो, q हो। यदि ऐसा होगा तो दोनों कैसे होंगे, तुलनीय होंगे, तब जाके आप दोनों की तुलना कर पाएंगे। एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मैंने एक अवयव बनाया a, जैसे बोल दिया 1 2 3 4 5 6, 2 क्रॉस 3 का हो गया। एक b बनाया जिसे मैं बोल देता हूँ 2 3 7 9 8 1, ये भी 2 क्रॉस 3 का आया। एक c बना दें जिसे मैंने बोला 2 1 6 9, ये हो गया 2 क्रॉस 2, सॉरी 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि a और b जो होंगे आपके, a एंड b, ये कैसे हैं, तुलनीय है। क्या a और c तुलनीय होंगे, नहीं होंगे। क्या b और c तुलनीय होंगे, नहीं होंगे। पर a और b को तुलनीय बोला जा सकता है, इन दोनों की आप तुलना कर सकते हैं। तुलनीय का मतलब समझ आया होगा, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अवयव की समानता, अवयव की समानता या समान अवयव, अवयव की समानता या फिर समान अवयव। दो अवयव समान कब होंगे, दो अवयव समान कब होंगे, दो अवयव समान कब होंगे। देखो, समान अवयव या अवयवों की समानता, समान अवयव, इक्वल मैट्रिक्स या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें मैं बात करता हूँ दो अवयव, वही बात कर रहे हैं, दो अवयव ए तथा बी समान होंगे यदि, यदि पहला पॉइंट, यदि दोनों दोनों तुलनीय हो, दोनों तुलनीय हो। पहला पॉइंट आया, दोनों कैसे होने चाहिए, तुलनीय होने चाहिए, मतलब दोनों की कोटियां कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। तुलनीय की बात हम कर चुके हैं, दोनों तुलनीय होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन, दोनों के, दोनों के संगत अवयव, दोनों के संगत अवयव समान हो, दोनों के संगत अवयव समान हो। ये संगत अवयव की बात कर रहे हैं। संगत अवयव क्या होंगे, देखो ये समझते हैं अपन। मान लो आपने ए लिया, ए आई जे, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, और आपने दूसरा लिया बी, जैसे मैंने क्या बोला, बी आई जे, पी क्रॉस क्यू बोल रहे हैं, पी क्रॉस क्यू, दोनों समान हो, ए बराबर कैसा हो, बी। यदि पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, तुलनीय होने चाहिए, तो एम बराबर पी एंड एन बराबर क्यू होगा। दूसरी कंडीशन, दोनों के संगत अवयव, मतलब ये जो अवयव है, ये जो अवयव है ये क्या होंगे, ए आई जे बराबर बी आई जे, आई और जे के सभी मानों के लिए, आई और जे के सभी मानों के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, आई और जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे होना चाहिए। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसकी, समान अवयवों की। दो अवयव समान होंगे यदि उनके दोनों की कोटियां समान हो तथा संगत अवयव भी समान है। संगत अवयवों को समझना है तो कैसे बात करते हैं, देखो दो अवयव बना लेता हूँ। ए मैंने बनाया ए बी सी डी, और बी बनाया मैंने कुछ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। मैं बोल रहा हूँ ए बराबर बी, ए बराबर बी है। दोनों का कोटियां की बात करें, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, कोटियां समान है, कोटियां समान है। साथ में क्या होना पड़ेगा, ए को बी के बराबर होना पड़ेगा, बी को वाई के बराबर होना पड़ेगा, सी को जेड के बराबर होना पड़ेगा, और डी को डब्ल्यू के बराबर होना पड़ेगा। तब जाके हम बोल पाएंगे कि ये दोनों अवयव समान होंगे, तब जाके हम बोल पाएंगे ये दोनों अवयव समान होंगे। बात क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ समान अवयव पे, देखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू के मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें यदि, यदि दो अवयव दिए हुए हैं एक्स प्लस 3
2y प्लस एक्स z माइनस 1 4w माइनस 8 बराबर बराबर माइनस एक्स माइनस 1 0 3 और 2w। ये दोनों आव्यूह कैसे दिए हुए हैं आपको? बराबर। ये दोनों आव्यूह बराबर मतलब समान दिए हुए हैं। अब समान के लिए मैं क्रम की बात करूँ, कोटि की बात करूँ, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। दूसरी कंडीशन के लिए इसे इसके बराबर होना पड़ेगा, इसे इसके बराबर होना पड़ेगा, ये 3 के बराबर होना चाहिए और ये 2w होना चाहिए। मैं चारों समीकरण लिख लेता हूँ। x प्लस 3 बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। इसे अगर आप सोल्व करें तो ये क्या दिखेगा? x इधर आ जाएगा 2x और सामने चला जाएगा -4। 2x इक्वल टू में -4 मतलब x क्या दिख गया? -2। x का मान निकाल चुके हैं हम, x का मान हम निकाल चुके हैं। x हमें मिल गया क्या? -2। सेकंड में बात करूं 2y प्लस एक्स बराबर 0, 2y प्लस एक्स बराबर 0। यहाँ से देखो x का मान क्या डाल देंगे? -2 डाला होगा, सामने जाएगा 2y बराबर हो 2। यहाँ से y का मान 1 आया, y निकाल चुके हम। तीसरा z माइनस 1 को किसके इक्वल रखना है? 3 के इक्वल। यहाँ से डायरेक्टली देख पाए होंगे z क्या आ जाएगा? 4। z क्या आ जाएगा? 4। 4w माइनस 8 बराबर 2w। क्या हो जाएगा? 2w बराबर 8 मतलब w बराबर 2। चारों के मान निकल के आ गए। अगर दो अवयव आपको समान दिए जाएंगे तो आपको क्या करना है? पहले क्रम चेक करना है और फिर उनके संगत अवयवों को क्या कर देना है? बराबर कर देना है। फिर उनके संगत अवयवों को क्या कर देना है? बराबर कर देना है। क्लियर? बात समझ में आई होगी। हाँ, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि दोनों अवयव कैसे हों? समान। दोनों अवयव कैसे हों? समान। तब हमें किसका मान निकालना है? थीटा का मान निकालना है। तब हमें निकालना है थीटा का मान। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने देखा ये अवयव जो है 3 क्रॉस 2, ये भी 3 क्रॉस 2 का। पहली कंडीशन सेटिस्फाई करी। पहली कंडीशन हमारी थी दोनों तुलनीय होने चाहिए, दोनों तुलनीय दिख रहे हैं। अब इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। देखो यहाँ से दिखा साइन थीटा का मान कैसा आ रहा है? 1/√2, 1/√2। दूसरा अवयव देखें 1/√2 साइन थीटा सेम आ रहा है। यहाँ से बात करें कोस थीटा क्या दिखा होगा आपको? कोस थीटा दिखा होगा -1/√2। कोस थीटा -1/√2 दिखा होगा। कोस थीटा बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोस थीटा बराबर है टेन थीटा किसके बराबर आ रहा है? टेन थीटा बराबर आ रहा है -1 के। टेन थीटा बराबर आ रहा है किसके? -1 के। हमें यहाँ से ये 3 इक्वेशन मिली, हमें ये 3 इक्वेशन मिली। इनका हमें क्या करना होगा? कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना होगा। कॉमन सॉल्यूशन थीटा का ऐसा मान जो तीनों को संतुष्ट करे। थीटा का ऐसा मान जो तीनों को संतुष्ट करे। अब देखो मैंने इसके लिए चतुर्थांक बनाए चारों। साइन आ रहा है पॉजिटिव, ये दोनों कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव। ये दोनों कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव। किस चतुर्थांक में होंगे? साइन पॉजिटिव और कोस और टेन नेगेटिव। हम देखो बात करते हैं ए एस टी सी। ए एस टी सी ध्यान से देखिए किसमें होंगे? दूसरे चतुर्थांक में। दूसरे चतुर्थांक में साइन तो पॉजिटिव होगा पर ये दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक एंगल मिला होगा। मैंने मान लिया यहाँ पे एक एंगल मिला होगा। यहाँ पे कोई एंगल मिला होगा जिसपे इसका वैल्यू +1/√2 साइन थीटा के साथ, कोस के साथ माइनस और टेन के साथ -1। देखो साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 किस पे आता है? π/4 पे। किस पे आता है? π/4 पे। अगर यहाँ की बात करें तो ये क्या बना होगा? 3π/4। 3π/4। साइन का वैल्यू 3π/4 पे 1/√2, कोस का वैल्यू -1/√2 और टेन का वैल्यू -1। क्लियर है? तो मुझे यहाँ से थीटा का मान जो दिखा वो दिखा 3π/4। 3π/4। यदि हमें इस हल को सामान्य तरीके से लिखना है, इसे हमें जनरलाइज करना है, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? 2n π। अब ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा जहां पे आपका n क्या होगा? n बिलोंग्स टू इंटीजर। n को कोई भी आप पूर्णांक लिख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ?